हेलो स्टूडेंट्स। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, जिसको हम R से सूचित करते हैं, वह R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है। तो प्रतिरोध जो है चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति, इन सब पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है और रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से दिखाते हैं या उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाएंगे, उसको गहराई में जाके चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था NEA/VD। N क्या है? इकाई आयतन में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर I बराबर NEA/VD होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे यदि देखा जाए तो I बराबर NEA, और यह जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है, इसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था VD इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टॉप। अब इसमें E चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये टॉ क्या है? विश्रांति काल या श्रांति काल, या उसी को इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें पुट किया जाए तो I बराबर NEA और VD का वैल्यू E इंटू कैपिटल E इंटू टॉ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। यानी जो भी पार्टिकल होगा जिस पे चार्ज होगा उसका मास हम लोग यहाँ रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, जो भी पार्टिकल होगा जिस पे चार्ज होगा उसको मास हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो स्पेशली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम लोग ME यूज कर रहे हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? N, E में E से मल्टीप्लाई होगा तो E स्क्वायर A इंटू कैपिटल E इंटू टॉ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए यह एक कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है किसी बैटरी की सहायता से, किसी सेल की सहायता से, आप V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से आप इसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना शुरू करते हैं, और उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में, अपने मान्यता के अनुसार, परंपरा के अनुसार, हम विद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं। इधर करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे I का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं। ठीक है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम L लंबाई के, मान लेते हैं कि इस चालक तार की जो लंबाई है वो क्या है? L है। ठीक है, तो थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि अगर इस कंडक्टर की लंबाई L है, मैं यहाँ से यहाँ तक बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे E अप्लाई हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच में कैपिटल V है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच में एक संबंध पढ़ा था। आपको याद होगा कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr हुआ करता था। मतलब जो
डिस्टेंस के सापेक्ष में पोटेंशियल डिफरेंस का परिवर्तन होता है, यानी dV बाई dr का जो ऋणात्मक होगा वो क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, विद्युत क्षेत्र देता है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो आप रख सकते हैं E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V हम सप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस, और डिस्टेंस इसकी लेंथ कितनी है L, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल V बाई L। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है I बराबर NE स्क्वायर A इंटू टॉ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके जगह पे आप V बाई L ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है सो कि यदि I बराबर इतना है तो ओम के नियम से बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, IR, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो V अपॉन I इज इक्वल क्या हो जाएगा R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या हो जाएगा R। तो यहां जो है V है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां है I, तो I को यहां लेके चले जाइए और बाकी जितना सारा है उसको इधर लेके चले जाइए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है कुछ ऐसा दिखने लगेगा, V अपॉन I यदि कर दिया जाए और इन सबको इधर लेके आइएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ बाय N E स्क्वायर A इंटू टॉ। ठीक है, इसी को यदि हम लोग चाहें तो V बटा I को यहां से क्या लिख सकते हैं R, तो ये क्या हो जाएगा R इज इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय N E स्क्वायर इंटू टॉ, और ये जो L बाई A है इसको अलग ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंपेयर करने वाला हूं इससे। R बराबर रो इंटू L बाई A एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो R बराबर रो इंटू L बाई A वहां देखिए और ये देखिए और दोनों को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो L बाई A है ये तो है ही, यहाँ पे R है ही, ये भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रेजिस्टिविटी को डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। अर्थात जो रो का वैल्यू फॉर्मूला हो सकता है वो हम क्या लिख सकते हैं, रो बराबर रेजिस्टिविटी इज इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NE स्क्वायर इंटू टॉ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है सो कि अगर देखा जाए कि रेजिस्टिविटी जो है, प्रतिरोधकता जो है वो कौन कौन से चीज पे डिपेंड करता है, तो देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिस पार्टिकल पे चार्ज है उसका मास, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू M बाई N, और E की जगह आप चार्ज Q कर सकते हैं, Q का स्क्वायर इंटू टॉ। ठीक है, तो यहाँ पे मास कांस्टेंट होगा, जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उसका मास कांस्टेंट होगा। N इकाई आयतन में आवेशित कणों की संख्या, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पार्टिकल्स का नंबर होता है N। अब Q क्या है भाई, एक पार्टिकल पे चार्ज, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, N कांस्टेंट होता है, M ही कांस्टेंट होता है, बच गया कौन सा, टॉ। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो टॉ है ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है, मतलब रेजिस्टिविटी जो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब ताप बढ़ता है, तो जरा समझिए इस बात को, क्या जब ताप बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घट जाता है, घटता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो विश्रांति काल होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। विश्रांति काल मतलब हमने बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स लगता है और वो मूव करता है तो वो कोलाइड करता है, जाकर कहीं ना कहीं टकराता है इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब टकराता है तो एक टक्कर होगा और फिर कितनी देर बाद वो टकराए, मतलब वो कितनी देर रिलैक्स होकर टकराया, कितना देर तक वो आराम से चला लेकिन फिर टकरा गया। तो जितनी देर तक वो आराम से रहा, वो जो टाइम पीरियड होता है, जितनी देर तक वो विश्राम में रहा, आराम बिना टक्कर के चला, वो
रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी थर्मल वेलोसिटी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है और वो काफी तेजी में चलता है और जल्दी से टकरा जाता है। तो जितना पहले वो जितना देर तक पहले वो विश्राम आराम से गया था, अब उतना देर नहीं, वो जल्दी जल्दी टकरा रहा है। तो ये टॉर्क का वैल्यू घट जाएगा। जब ये घटेगा तो रो बढ़ जाएगा, और रो जब बढ़ेगा, जब रो का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारा, वो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, जो साफ साफ हमको ऐसे समझ में आता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल से बना है। ठीक है, जैसे कि कॉपर का होगा तो अलग होगा, सिल्वर का होगा तो अलग होगा। जस्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा है मोबिलिटी, वहाँ पे जैसे कि अलग अलग मटेरियल की जो मोबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो नेचर ऑफ द मटेरियल के कारण ऐसा होता है मोबिलिटी जो होती है। तो जैसे कि ये जो हमारा रो है उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है।